हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सरावाब और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस। ओके, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं एंड पॉइंट चार्जेस के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट पोजीशन में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी एंड पॉइंट चार्जेस ऐसे होंगे, या ये बोलें कि एंड पॉइंट चार्जेस का एक ग्रुप है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? ये जितने भी एंड पॉइंट चार्जेस हैं इनको इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर प्लेस तक ब्रिंग करते हैं। ओके, तो इसमें कितना वर्क डन होगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग all charges from infinity। ओके, हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज है Q1 जो इन्फिनिटी पे था, इसको हमने इन्फिनिटी से ब्रिंग करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लेके आए। तो इसको इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, क्योंकि बाकी के जो भी चार्ज हैं वो इन्फिनिटी पर हैं। तो इसको वहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक हमने कैरी किया, तो क्या वर्क होगा? कोई वर्क नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे नो वर्क in bringing charge Q1 from infinity। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? W1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम कोई चार्ज Q2 ब्रिंग करते हैं और उसे यहाँ पॉइंट B तक लेके आते हैं, बीटा Q2, तो इसको ब्रिंग करने में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? इसे हम मान लेते हैं W2। अब यहाँ पे इनकी लोकेशन क्या होगी? पोजीशन। ये R1 वेक्टर मान लेते हैं और ये R2 पोजीशन वेक्टर, तो इनके बीच की डिस्टेंस R12 वेक्टर हो जाएगी ये इस तरह से। तो दो चार्जेस के लिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको वहाँ से क्या कैरी किया, वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे उसके लिए। इसका मतलब अभी हमने दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी है। अगर सही तरीका देखें तो लास्ट वाला डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा। इस वाले चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R12 वेक्टर। अब इसको इन्फिनिटी से B पॉइंट तक हम कैरी करके लाए हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन W इक्वल टू B इंटू Q2 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज लेके आते हैं Q3, तो ये वाला चार्ज Q1 था, यहाँ से ये इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है या वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पे R13 पोजीशन वेक्टर और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? R23 पोजीशन वेक्टर, इस तरह से। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? इस वाले चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट C तक
ब्रिंग करके कैरी करने में। इसे हम लिखेंगे W3 इक्वल टू इन दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q3 डिवाइडेड बाई R13 वेक्टर। ओके, प्लस इन दोनों के बीच में इस वाले चार्ज की वजह से भी तो कुछ ना कुछ होगा पोटेंशियल, तो दोनों की वजह से वर्क भी आएगा। तो इन दोनों के लिए वर्क क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बाई R13 वेक्टर। अब इस वाले चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 वेक्टर। ओके, अब अगर यहाँ पे बात करें, अगर कोई फोर्थ चार्ज हम लेके आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई D पॉइंट पे Q4 चार्ज ब्रिंग करके इन्फिनिटी से हम D पॉइंट तक कैरी करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा। अब अगर देखें तो इन दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर क्या होगा R34 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में ये Q2 है R24 वेक्टर, और इसके लिए R14 वेक्टर। अब इस वाले चार्ज को इन्फिनिटी से ब्रिंग करके पॉइंट D तक कैरी करने में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा। देखिए हम इसको लिख देते हैं W4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इस वाले चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे क्या होगा वर्क Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 वेक्टर, प्लस Q2 चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24 वेक्टर, प्लस Q3 चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34 वेक्टर। ये हो जाएगा। इसी तरह से n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो चार्ज 1 बाई 1 करके हम इन्फिनिटी से ब्रिंग करके किसी पर्टिकुलर प्लेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कैरी करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। यही टोटल वर्क डन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही तो हमने बोला, देखो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी से जितने भी चार्ज हैं सबको ब्रिंग करके किसी पर्टिकुलर प्लेस तक लाते हैं, तो जो भी वर्क डन होता है उसमें वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस डिजिट ऐसे जितने भी टर्म है सारे प्लस कर दो। ओके, अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो W1 तो 0 है, बाकी के अगर हम इन सबको ऐड करें, इन सभी टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर। ओके, इस वाले टर्म में प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 वेक्टर, ये वाला, और ये Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 वेक्टर, प्लस ये वाला, अब ये भी प्लस करना है W4 का वैल्यू भी, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने पहले ही कॉमन लिख लिया है। बाकी के जो ये वाले टर्म्स बचे हुए हैं ये इनको हम लिखेंगे प्लस Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 वेक्टर, प्लस ये Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24 वेक्टर, प्लस Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34 वेक्टर। इस तरह से लिखेंगे। और इस वाले टर्म को हम क्या और लिख सकते हैं, देखिए U इक्वल टू
समेशन आई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं जे, या ऐसा लिख देते हैं ऑल पेयर्स। ये दो का पेयर है, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, ऑल पेयर्स। इसे हम लिखेंगे 1/4πε0 और क्यू जे क्यू के डिवाइडेड बाई आर जे के। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या और लिख सकते हैं इसको, वो देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे u इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to j इक्वल टू n। ओके, और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम लिखेंगे समेशन k इक्वल टू 1 to k इक्वल टू n, और अंदर रहेगा 1/4πε0 क्यू जे क्यू के डिवाइडेड बाई आर जे आर के। ओके, मीन्स आर जे के। वेक्टर लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी j इज नॉट इक्वल टू k। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे लिख दिया, अगर हम j का वैल्यू 1 लिखेंगे तो Q1, तो यहाँ पे k Q1 नहीं होना चाहिए, कुछ और लिखेंगे, चाहे 2 लिख दो, 3 लिख दो, ठीक। अगर हम मान लेते हैं j का वैल्यू 1 लिख दिया और k का वैल्यू 2 लिखा, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पहला वाला टर्म मिल जाएगा। अगर हमने j का वैल्यू 1 लिखा और k का वैल्यू 3 लिख दिया, दूसरा वाला टर्म मिल जाएगा। ओके, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए u इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to j इक्वल टू n, और इसको हम क्यू जे को बाहर लिख लेते हैं, ये वाला क्यू जे, और बाकी के बचे हुए टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर k इक्वल टू 1 to k इक्वल टू n इस तरह से लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू के डिवाइडेड बाई आर जे के। ओके, कंडीशन यहाँ पे वही रहेगी, j इज नॉट इक्वल टू k। अब इस वाले फॉर्मूले को ये बोलते हैं पोटेंशियल एट आर जे फॉर ऑल चार्जेस। ओके, इसे आप नोट करें, थोड़ा सा इसको रफ करके फिर लिखते हैं। इधर वाला रफ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी जे इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to k इक्वल टू n, और अंदर ब्रैकेट के लिखेंगे हम 1/4πε0 क्यू के डिवाइडेड बाई आर जे के। यह है पोटेंशियल एट आर जे, पोटेंशियल एट आर जे, ओके, फॉर ऑल चार्जेस। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनली u इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to j इक्वल टू n, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू जे इंटू वी जे। इसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या ऐसे बोल सकते हैं ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।